हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसे कि मैं आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करा रही थी, जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया था। 26 क्वेश्चन हमने आपको दिया था कमेंट बॉक्स के लिए, जो आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। तो आज हम 27 क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि डेली वीडियो नहीं आ पा रही है, थोड़े कुछ इशू हैं और कुछ दिन बाद मैं आपको डेली वीडियो दूंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। 27 है कि शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। ऑप्शन बी है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। ऑप्शन सी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए। ऑप्शन डी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो देखिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा आप नहीं का ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये नहीं को छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, जब नहीं को छोड़ देते हैं तो वहीं पे हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं हम। तो आप सभी आंसर बताइएगा, जैसे कि हम आपको डेली कहते हैं कि आप दो कॉलम बनाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आज आप क्या करेंगे 27 डालेंगे। अगर आपका 27 सही होता है यहाँ पर सही टिक करिए। 28, 29 ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आप डालेंगे, जो क्वेश्चन सही होता है वहाँ पर सही टिक करिए, जो क्वेश्चन गलत होता है आप गलत टिक करिए, ठीक है। उसके बाद अपना मार्क्स देखिए कि आप कितना नंबर पा रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते रहिए। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़ के तैयार करिए, और भी चैनल से पढ़िए जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को करिए, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाई हूँ और मैं आगे कराऊंगी आपको। लेकिन अभी आपको अगर दूसरे चैनल से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन को करें। चलिए हम उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर याद करना, याद करना आपका क्या है, ये एक क्या है, निगेटिव वर्ड है। और याद करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप सभी देखिएगा कि ये जो हमारा याद करना है निगेटिव वर्ड है, ठीक है। कभी भी हम कहीं भी अगर याद करना आ गया, आपको रटना आ गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आप वहाँ तुरंत क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यहाँ पर नहीं पूछा है तो मतलब आपका याद करना गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में पूछा गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे अभी देखिए नहीं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है मौखिक प्रश्न, बी है सत्र परीक्षा, सी है प्रश्नोत्तरी और खेल। आइए देखते हैं डी क्या है, डी है दत्त कार्य। तो अब आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। तो आइए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑप्शन नंबर देखिए सत्र परीक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। किस तरीके से सही होगा हम ये भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। देखिए जो हमारा रचनात्मक कार्य है या जो आकलन रचनात्मक होता है हमारा, उसके लिए इसमें से एक ऐसा है जो उपकरण नहीं है। देखिए मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न से हम क्या करते हैं, रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी और खेल से भी बच्चे काम क्या कर सकते हैं, रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। दत्त कार्य देकर भी मतलब गृह कार्य देकर भी बच्चे का रचनात्मक कार्य आकलन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो सत्र परीक्षा है, जो सत्र परीक्षा है मतलब कि आपका साल में एक बार जो परीक्षा होता है, उसमें हम बच्चे का कोई रचनात्मक कार्य आकलन नहीं कर पाएंगे। देखिए मौखिक प्रश्न है, आप बच्चे से प्रश्न पूछिए, बच्चों को यहाँ पर प्रश्न पे पूछिए, उन्हें खिलाइए, मतलब खेल दीजिए, वो खेलें, और उनके लिए आप गृह कार्य दीजिए। मतलब दत्त कार्य का मतलब आपका क्या हो गया, गृह कार्य हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसी किसी को दत्त कार्य का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो दत्त कार्य का मतलब होता है आपका गृह कार्य। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सत्र परीक्षा में हम बच्चे को आंक नहीं सकते हैं कि बच्चा कितना पढ़ा है, क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है। जब हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, मौखिक प्रश्न उससे पूछेंगे, इस तरीके से थोड़े थोड़े बच्चे को क्या करेंगे, हम आंक सकते हैं। तो इसलिए उपकरण नहीं होगा, तो क्या हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम क्या है। 29 है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है
पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पूछा क्या है, बहुभाषिक विशेषता। देखिए जब तक आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन ए है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। आइए ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे और उत्तर को देंगे। जो बहुभाषिक विशेषता है, बहुभाषिक मतलब अनेक सारे भाषाओं में बोलना या अनेक जितने भी भाषाएं हैं उसकी विशेषता इसमें से क्या हो सकती है। जैसे आपका क्लासरूम है तो क्लासरूम में आप बच्चों को अनेक अनेक प्रकार की भाषा को सिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है तो बच्चे को हम सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि हिंदी में हम नहीं बोलेंगे। अगर एक क्लास है, एक क्लास में अगर बहुभाषिक बच्चे हैं तो बच्चों का बहुत फायदा होगा। हिंदी बोलने वाला बच्चा इंग्लिश सीखेगा और इंग्लिश बोलने वाला बच्चा हिंदी सीखेगा। इसलिए जो बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होती हैं कि बच्चा हर तरीके की भाषा को सीखता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। हम जो उत्तर होगा आपका विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। जो हमारा विद्यालय जीवन है मतलब जो विद्यालय का हमारा जीवन है उस जीवन को हम क्या करेंगे, समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हम क्या करते हैं, बहुभाषिक विशेषता को बहुभाषिक विशेषता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तो आई थिंक सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, बी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। अब आप सही उत्तर बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। आप सभी फटाफट से उत्तर बताइए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सीटेट के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे समझ लीजिए आप उतने अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा किशोरावस्था के दौरान। ये उत्तर आपका हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। देखिए किशोरावस्था के दौरान क्या होता है कि जो किशोरावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है वैसे ही उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा बच्चे का सबसे अत्यधिक मतलब सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण इसी किशोरावस्था के दौरान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 ने पूछा है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या पूछा है कि अनुवांशिकता को, इसमें से ये 4 सामाजिक संरचनाएं हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सामाजिक संरचना है जो अनुवांशिकता को माना जाता है। ऑप्शन ए है गौड़, बी है गत्यात्मक, सी है स्थिर, डी है प्राथमिक। देखिए अगर आपका सुपर टेट आ गया तो आपके लिए ये चांस है इस बार का, आप अगर सी टेट आप निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यूपी टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना आराम से सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो आप मेहनत करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पर ही आप फोकस करिए। देखिए अभी यूपी टेट का कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा नहीं है। आजकल तो ऐसा भी चल रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है और ट्वीट भी हो जा रहा है, उसके बाद तुरंत डिलीट हो जा रहा है। तो किसका ही भरोसा करें हम। तो जो सामने है सबसे पहले उसको आप देखिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ये नहीं कि यूपी टेट आएगा तो हम यूपी टेट को देख लेंगे। चलिए हम यहाँ पर उत्तर बता देते हैं आपको क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं स्थिर। देखिए अनुवंशिकता कैसे, उसके जो सामाजिक संरचना है वो किस तरीके से स्थिर है हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए अनुवंशिकता में क्या है, अगर आपकी आँखें काली हैं, आपके मम्मी पापा की आँखें काली हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि आगे लाइफ में जाके आपकी आंखें भूरी नहीं होंगी, ये क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना का क्या स्थिर माना जाता है कि जितने भी हमारे आनुवंशिक गुण हमें मिले हैं वे स्थिर होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आवाज़ चेंज हो जाएगी या हमारा
फेस चेंज हो जाएगा, या किस तरीके से अगर हमें अपने माँ बाप का फेस मिला है तो वो चेंज हो जाएगा, अगर हमारी आंखें अलग हैं अपने माँ बाप को पड़ी हैं तो वो कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, आनुवंशिकता जितना भी हमें मिलता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो आप इस तरीके से एक ट्रिक लगा के अपने से भी याद कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। अब देखिए हम पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पियाजे जी आ गए हैं 32 में कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। किस अवस्था के अनुसार इन्होंने पूछा है, पहली अवस्था के अनुसार पूछा है। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो सबसे पहली अवस्था, जो सबसे पहली अवस्था होती है कौन सी होती है, सबसे पहला अवस्था क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में आपका गर्भधारण होता है उस टाइम का सबसे पहली अवस्था होती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो समझ लीजिए जब बच्चा पैदा होता है तो इसमें से ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जो बच्चे में होती हैं। अब आप सभी सोच समझ के उत्तर दीजिए इसका फटाफट से। अब अपने घर पे एक बच्चे को ले लीजिए, ठीक है। अब उसे देखिए कि बच्चे का जो पहली अवस्था है, बच्चा जन्म के बाद जैसे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो निष्क्रिय शब्दों को समझने लगता है, या अमूर्त तरीके से सोचने लगता है, या भाषा के नए ज्ञान को अपने द्वारा अर्जित करके अनुप्रयोग करने लगता है, या इंद्रिय का प्रयोग करता है। तो चलिए हम उत्तर बता ही देते हैं आप लोग को। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अब इंद्रियों के प्रयोग द्वारा कैसे है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो क्या करता है, हर चीज़ें अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा करता है। क्योंकि देखिए बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और बच्चे को कुछ भी होता है वो अपने हाथ पैर को फेंकता है। इस तरीके से बच्चा क्या करता है, इंद्रिय के प्रयोग द्वारा हर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्या करता है, सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, सीखने के किस सिद्धांत से यह संबंध है। ऑप्शन ए है विकासवादी, बी है व्यवहारवादी, सी है रचनावादी, डी है संज्ञानवादी। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। देखिए सीखने के सिद्धांत को पूछा है, तो जो सीखने का सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से है केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। किस सिद्धांत से है, व्यवहारवादी। किससे है, व्यवहारवादी। जो व्यवहारवादी हमारा है, व्यवहारवादी में क्या होता है कि केवल यह व्यवहारवादी हमारा क्या है, केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 है। 35 तक हम क्वेश्चन को देखेंगे। 34 है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ऑप्शन ए है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन सी है कि शिक्षा की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। डी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। और प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। 27 से हम लेकर चल रहे हैं। चलिए उत्तर बता देते हैं आपको कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो हमारा है दुनिया के बारे में, क्या दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर क्या कर देता है, आपका बल देता है। दुनिया के बारे में क्या करता है, दृष्टिकोण को क्या करता है, निर्मित करता है, और शिक्षार्थी की भूमिका पे क्या करता है, बल देता है। यह कौन देता है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, डी है संवेगात्मक विकास। तो आप सभी उत्तर बताइएगा जल्दी जल्दी। देखिए ये जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। अभी हम बहुत सारे PDF बनाएंगे जो आपके सारे ऑनलाइन पेपर है, उसका हम आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं सारा सब्जेक्ट का करा दूँ प्रैक्टिस सेट। चलिए उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो आइए हम उत्तर बताते हैं क्या होगा। तो उत्तर आपका होगा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अवधारणाओं का विकास मतलब जो हमारे अवधारणाओं का विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है।
तो एस्पिरेंट्स आज के लिए बस इतना ही। और मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ जो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। अगर आप उत्तर नहीं बताएंगे तो कल हम 36 से ही स्टार्ट करेंगे। आपको व्यक्तिगत शिक्षार्थियों का एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, मतलब जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास की दर में, बी है विकास क्रम में, सी है विकास की सामान्य क्षमता में, डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो आप इसका हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और प्लीज़ ज़रूर आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया करिए और हमें कमेंट भी किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करिए। तो मैं आपको उस तरीके से वीडियो बनाऊंगी। और थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ और थोड़ा इशू है। थोड़े दिन में ये सही हो जाएगा, फिर मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों में इसे शेयर भी करिएगा वीडियो को, ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो थैंक यू एवरीवन।